अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, मैं डॉक्टर नेतुला। और जैसे कि हमारा आपसे वादा था कि हम आपको पार्ट वन की प्रिपरेशन के बारे में आगाह करेंगे और आपको बताएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जो कि आपने क्वेश्चन किए थे कि हमें पार्ट वन को कैसे पास करना चाहिए, उसके लिए स्टडी बुक्स मटेरियल्स कौन सा होना चाहिए और स्टडी स्केड्यूल कौन सा होनी चाहिए, रूटीन कौन सा होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए और जॉब के साथ साथ स्टडी हमें कैसी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से डॉक्टर जो हैं ऑलमोस्ट एमओस की जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए स्टडी थोड़ा करना मुश्किल होता है। तो आज इंशाल्लाह की वीडियो में हम आपके सारे उन क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो आपने पूछे थे। लेकिन उन क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हमने पार्ट वन कैसे क्लियर किया था। अच्छा, हमारा पार्ट वन सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। फ़र्स्ट अटैम्प्ट हमने दी थी मई 2020, मतलब जो मई में एग्ज़ाम हुए थे हमने वो दिए थे और उसमें हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने खुद तकरीबन फ़र्स्ट एड 2 से 3 मरतबा पढ़ी थी और फ़र्स्ट एड चूँकि हमें वैसे भी फिंगर टिप्स पे याद थी, क्योंकि मैं एक फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हूँ और हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमारा PMDC 3 स्टेप्स होते हैं जैसा कि आपको पता है, तो उसमें हमने तकरीबन 3 से 4 मरतबा हमने फ़र्स्ट एड पढ़ी हुई थी और अभी 1-2 मरतबा फिर रिवाइज़ की फ़र्स्ट एड। और फर्स्ट एड करने के बाद मेडिकल भी पढ़ी। मेडिकल के सारे MCQs ऑलमोस्ट 12,000 MCQs बनते हैं, वो भी हमने 2-3 मरतबा किए। तो इस लिहाज से तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और हम बहुत खुश थे कि हमारा पार्ट वन इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो ही रिज़ल्ट शो हुआ तो हमारा पार्ट वन क्लियर नहीं हुआ। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। जाहिर सी बात है, जब बंदे का रिज़ल्ट पार्ट वन का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना आए तो परेशानी तो होती है। परेशानी भी हुई, काफ़ी डिसहर्ट भी हुए। और लेकिन इस परेशानी को अपने जहन पे सवार करने के बजाय और इसको अपने नर्व्स पे सवार करने के बजाय मैंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए कि ये एग्ज़ाम पास क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या वजह थी कि फ़र्स्ट एड भी मैंने 3 से 4 मरतबा पढ़ी हुई थी, मेडिकल के तकरीबन 12,000 MCQs 1-2 मरतबा किए हुए थे, फिर भी पार्ट वन पास नहीं हुआ। तो क्वेश्चन मैंने पूछना शुरू कर दिए कि पार्ट वन क्यों नहीं पास हुआ, कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो मुझसे हुई और कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जिसको मैं कवर करके अब अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में पार्ट वन पास कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपने फेलो से पूछना शुरू कर दिया, जिन्होंने पास किया था, कि उनसे मैंने राय लेना शुरू कर दी कि कौन सी ऐसी मतलब मिस्टेक्स थी जो मैंने अपना उनके साथ स्टडी स्केड्यूल शेयर किया और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी और कौन कौन से मेथड अप्लाई किए थे, कहाँ से MCQs पढ़े थे कि आपका पार्ट वन क्लियर हो गया है। तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और मैंने ख़ुद भी अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज़ किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नवंबर अटैम्प्ट हुई है उसमें मैंने पार्ट वन क्लियर किया है। तो अच्छा, हमने मिस्टेक्स करनी शुरू की। जब मेरा पार्ट वन पास नहीं हुआ तो मैंने अब बैठ के एनालाइज़ करना शुरू किया। एक तो मैंने ये किया कि मैंने अपने सारे मतलब सीनियर से, कोलीग से, फेलोज से जिन्होंने पार्ट वन क्लियर किया उनसे मशवरा लेना शुरू कर दिया कि मतलब क्या वजह है, मतलब आप लोगों ने कौन सी बुक्स फॉलो की, आपका स्टडी स्केड्यूल क्या था, आपने MCQs कहाँ से किए, आपने कोई और टीचर को फॉलो किया, कहीं से लेक्चर पढ़े, कोई और बुक पढ़ी। तो सारा कुछ मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया। एक काम तो मैंने ये किया और उनसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन लिया और उस पर अमल किया। और सेकंड काम जो मैंने किया, मैंने खुद एनालाइज करना शुरू कर दिया कि मोस्टली जो मैंने, चूँकि मैंने मेडिसिन और एलाइड में दिया था, तो मैंने जब पेपर अटैम्प्ट किया तो उसमें मैंने देखा कि ऑलमोस्ट तकरीबन 70 to 75% जो MCQs थे ना वो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में से थे और तकरीबन 15 to 20% जो MCQs थे वो तकरीबन थे आप क्या लें फार्माकोलॉजी और एनाटमी से। एनाटमी में जनरल एनाटमी भी आ जाती है और न्यूरो एनाटमी भी आ जाती है। बाकी 5 to 10% जो MCQs थे, मे बी लेस दैन 10% और 5% और लेस दैन दैट, वो जो MCQs थे वो माइनर सब्जेक्ट से थे, जैसे कि माइक्रो हो गई और जो जितने भी हमारे पार्ट वन के माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन सब में से थी। अच्छा, तो इसके लिए मैंने फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना मैं अपना फोकस 70% पे रखूँ। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो मैंने क्लियर किया है तो उसमें जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उसकी जब मेरा सारा का सारा फोकस था वो फिजियोलॉजी पे था और पैथोलॉजी पे था। मैं ऑल द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स पढ़ रहा था और उसके साथ साथ पैथोलॉजिकल मैकेनिज़म्स भी पढ़ रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस माइनर्स पे नहीं किया। अच्छा, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सब ने किए थे कि कौन सी बुक्स को फॉलो किया जाए। अच्छा, पार्ट वन अटैम्प्ट करने के लिए
आपको बंडल ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये है कि हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा ये ओपिनियन है कि पार्ट 1 पास करने के लिए बंडल ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए। मतलब आपने नॉलेज का अंबार लगा हुआ है, लेकिन आपके साथ एंड डेज पे मिक्स हो जाता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे MCQs आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आते, तो वो सारा का सारा नॉलेज आपका मिक्स हो जाता है और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो टू द पॉइंट स्टडीज़, और ये एक ट्रिकी किस्म का हमारा एग्ज़ाम है। CPSP वाले जो देते हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन होते हैं। मतलब सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते हैं। आप कहते हैं ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, मतलब सारे ठीक हैं। और या तो फिर आपको ऐसे लगता है कि सारे गलत हैं। आप जो भी टेक्निक, मतलब एक्सक्लूजन टेक्निक से जो भी टेक्निक इस्तेमाल कर लें, तो आपको लगता है कि आपके MCQs ठीक नहीं हो रहे। तो मतलब वो सारे MCQs मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए हल क्या है? इसका हल ये है कि जो बेस्ट बुक है, जो मैंने फॉलो किया है, और मैंने बहुत से पार्ट 1 के जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया है, और जितने भी सीनियर्स हैं हमारे जो PGs हैं, उनसे मैंने पूछा है, तो मोस्टली ने तकरीबन 80% पीपल ने हमें जो बुक रिकमेंड किया वो रफ़ीउल्लाह की बुक है। अच्छा, रफ़ीउल्लाह की बुक्स के बारे में मैं डिटेल से आपको बाद में बताऊंगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी वीडियो बनाऊंगा रफ़ीउल्लाह बुक के बारे में, कि इस बुक को कैसे स्टडी करना चाहिए, इसके बारे में हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और इसको डिटेल किस तरह चेक करनी चाहिए, इसके MCQs किस तरह पढ़ने चाहिए। लेकिन अभी सरसरी मैं आपको ये बताता चलूँ कि रफ़ीउल्लाह के तकरीबन अगर आप बुक देखें तो फर्स्ट 307 पेजेस या 9 पेजेस हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 450 या 453 पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 3 मरतबा, 2 मरतबा बहुत अच्छी तरह पढ़े थे, और तीसरी मरतबा 2-3 दिन में जस्ट क्विकली रिव्यू किया था। तो ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। ये अगर आप पार्ट 1 क्लियर करना चाह रहे हैं तो 2 से 3 मरतबा कम अज़ कम, 2 मरतबा नहीं तो 3 मरतबा तो कम अज़ कम आप करें रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स। अच्छा, रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स के बाद इसके आते हैं MCQs आपने किस तरह करने हैं? अच्छा, अगर आप मेडिसिन और अलाइड दे रहे हैं तो आपने मेडिसिन और अलाइड के MCQs करने हैं। अगर आप सर्जरी दे रहे हैं तो सर्जरी के आपने MCQs करने हैं। अगर गायनी ऑब्स दे रहे हैं तो फिर आप गायनी ऑब्स के MCQs को करें। तो जो आपकी स्पेशलिटी है, पॉइंट्स सारे पढ़ने हैं। आपकी जो भी स्पेशलिटी है, आपने पॉइंट्स तो सारे पढ़ने हैं। 453 पॉइंट्स हैं या 457 पॉइंट्स हैं, जितने भी हैं वो सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, जो भी स्पेशलिटी है। लेकिन स्पेशलिटी के बाद, पॉइंट्स के बाद जो आपने MCQs की तरफ जाना है, तो आपने अपनी स्पेशलिटी के MCQs ज़रूर पढ़ें। क्योंकि मैंने मेडिसिन दिया था, तो मैंने मेडिसिन और लाइट के जो MCQs थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किए थे। पहले 457 पॉइंट्स जो हैं उनको 3 मरतबा किया था, और उसके बाद तकरीबन 1 मरतबा मैंने MCQs को किया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन और लाइट वालों के लिए ये भी है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप मेडिसिन के MCQs करने के बाद सर्जरी के MCQs भी कर सकते हैं। टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो मेडिसिन इज़ इनफ, मेडिसिन के MCQs मोर देन इनफ। अच्छा, ये तो हो गया रफ़ीउल्लाह की बुक। अगर इसके बाद आपके पास टाइम है तो MCQs के लिए मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी बुक है वो राबिया अली है। मैं अच्छा, MCQs के लिए 2 बुक्स चल रही हैं, राबिया अली और मेडिकल ना। मेडिकल मैंने ख़ुद पढ़ी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो उसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, और बार बार MCQs दिए गए हैं। एक MCQs 3 मरतबा गया, कहीं पे एक MCQs का एक आंसर है, उसी MCQs का अगर आप आगे जाएँ तो आपका दूसरा आंसर है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और 12,000 MCQs हैं, तो ये इतने जल्दी होते भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अगर आप MCQs की बुक करना भी चाहते हैं तो राबिया अली करें। राबिया अली इज़ मोर बेटर देन यस मेडिकल। एंड सेकेंडली रफ़ी। अच्छा, रफ़ी के साथ साथ बहुत से लोग तनवीर नोट्स भी पढ़ते हैं। अच्छा, तनवीर नोट्स मैंने नहीं पढ़े हैं, इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे गाइडेंस मिली है और मैंने जो पूछा है अपने सीनियर्स से और कलीग से, जो ज़्यादातर जिन्होंने पास किया वो रफ़ीउल्लाह, तकरीबन 80% पीपल रफ़ीउल्लाह फॉलो करते हैं। तो आप चॉइस आपकी है, रफ़ीउल्लाह या तनवीर। आई वुड रिकमेंड यू रफ़ीउल्लाह। और मेडिकल या MCQs के लिए मेडिकल या राबिया अली, आई वुड रिकमेंड यू राबिया अली। नेक्स्ट इज़ अप टू यू। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था टाइम फ्रेम के, किस तरह हमें प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, अभी तकरीबन दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के बाद आप लोगों ने फरवरी अटैम्प्ट्स के लिए जाना है। तो दिसंबर भी ऑलमोस्ट हाफ मंथ पास्ट है, तो आपको फरवरी अटैम्प्ट्स के लिए ऑलमोस्ट 50-55 डेज़ आपके लिए रहते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब फरवरी बहुत दूर है, तो जब फरवरी के टाइम आएगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन आपके लिए अगर डेज़ काउंट करें तो 50 डेज़ हैं, तो इन डेज़ को आप काइंडली ज़ाया ना करें, क्योंकि जब रफ़ीउल्लाह पढ़ने बैठेंगे तो फर्स्ट टाइम रफ़ीउल्लाह के जो पॉइंट्स हैं 10 से 12 दिन लेते हैं, 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन लेते हैं, नहीं तो 12 दिनों में हो जाते हैं। और सेकेंडली जो आपके वो होंगे
क्या बोलते हैं, यस, एमसीक्यूज़ पे भी कम से कम 5 से 6 दिन एमसीक्यूज़ के भी लग जाते हैं। तो मतलब 15 से 20 दिन आप रफ़ीला को फर्स्ट अटैम्प्ट पे लगते हैं, सेकंड पे 10 कर लें, फिर इस तरह 5, 10, 15, 20 दिन, तो ये आपके कम से कम मतलब 40-45 दिन लग जाते हैं। तो आपके लिए आपके वैसे भी 50 दिन बचते हैं। तो काइंडली टाइम को वेस्ट ना करें, जितना जल्दी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है उतना जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा गया था वो ये था कि हमारी स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए। मोस्टली चूँकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो साथ में जॉब्स भी कर रहे होते हैं, मोस्ट जॉब्स कर रहे होते हैं। हमारी फ़ीमेल कोलीग्स जो होती हैं मोस्टली मतलब फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, कुछ की फैमिलीज होती हैं, अपनी फैमिलीज होती हैं, कुछ अपने घरों में रह रहे होते हैं। तो उनके लिए ये फैमिली को भी मैनेज करना होता है, साथ में जॉब भी होती है और अब साथ में पार्ट 1 की प्रिपरेशन भी होती है। तो इसके लिए मैं जो अपना तरीका फ़ॉलो करता हूँ, मैंने जिस तरीके से अपनी स्टडीज़ को मतलब फ़र्स्ट ईयर से लेकर आज तक जितने भी अपने एग्ज़ाम्स पास किए हैं या अपनी स्टडीज़ की हैं, मैं ये करता हूँ कि डे को मैं तकरीबन 3 हिस्सों में एक डे को डिवाइड कर लेता हूँ। मतलब मॉर्निंग सेशन होता है, आफ्टरनून सेशन और नाइट सेशन। मतलब मॉर्निंग सेशन ये होता है कि 8 से 12 मैं पढ़ता हूँ, और इवनिंग सेशन ये होता है कि 2 से 6 कर लें या 2 से 8 कर लें, और नाइट सेशन जो होता है 6 से 12 कर लें या 8 से 12 कर लें। ये नाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। मसलन अभी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो नाइट सेशन आपका लॉन्ग हो सकता है, 6 से 12 हो सकता है, इवनिंग सेशन थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, और मॉर्निंग सेशन जो है वो भी थोड़ा इंटरमीडिएट हो सकता है। अच्छा, हमने जब पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम तकरीबन लेट्स सपोज अगर हमारी इवनिंग शिफ्ट होती थी तो हम मॉर्निंग में तकरीबन सुबह की अजान के वक्त उठ जाते थे 5 बजे। तो 5 बजे हम नमाज पढ़ के हम स्टडी पे बैठ जाते थे। तो 5 से लेकर तकरीबन 12-1 बजे तक, 2 बजे इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट हो जाती तो 1 बजे तक हम तकरीबन 6-7-8 घंटे पढ़ लेते थे। तो वो डे के लिए मोर देन इनफ होता था। और सेकेंडली आपको अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप इवनिंग शिफ्ट भी है, नाइट शिफ्ट भी है। तो मतलब आप डे को 3 शिफ्ट्स में, एक दिन को 3 शिफ्ट्स में डिवाइड कर लें, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, और एक शिफ्ट आपकी ड्यूटी होगी, एक शिफ्ट आप अपनी फैमिली को दे दें, अपने कामों को दे दें, और एक शिफ्ट आप अपनी स्टडीज़ को दे दें। फिर नाइट पे तकरीबन 5-6 घंटे, 6-7 घंटे आपको नींद के लिए भी बच जाएंगे। तो ये स्टडी रूटीन होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग स्टडीज़, जो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, उसकी वजह ये होती है कि हम मोबाइल पे लग जाते हैं। जब भी आपने स्टडीज़ करनी है, मोबाइल को काइंडली बंद करके बैठना है। हमारा मोस्टली हम ये देख रहे होते हैं कि अभी मैसेज आया, मैसेज आता है, और वो हमारे काम का नहीं होता है, वो हम बस उसी पे लगे होते हैं, मैसेजेस पे। तो काइंडली ये है कि जो भी मतलब 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, काइंडली मोबाइल को बंद करके बैठें। मोबाइल जितना बंद रखेंगे आपका टाइम उतना बहुत ज़्यादा सेव होगा, और उस टाइम को आप चैनलाइज कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो ये चंद एक टिप्स थी। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है डिफरेंट ग्रुप्स में कि मतलब हमारे कुछ लोग हैं कि उन्होंने 5-5, 6-6 अटैम्प्ट्स दी हुई हैं और उनके क्लियर नहीं हो रहे। तो उनके लिए मेरी ये सजेशन है, तो काइंडली अपने हार्ट को लूज़ ना करें, अपनी मोटिवेशन को डीमोटिवेट होने से बचाएं। देखें, वो मुझे यहाँ पे इशफाक अहमद साहब का एक कॉल याद आ रहा है। वो कहते हैं कि हम कभी कभार एक फूल लेने पे बज़िद हो रहे होते हैं, जबकि अल्लाह पाक हमें फूलों का टोकरा देने के लिए खड़ा होता है, और हम एक फूल को लेके उस पर बज़िद खड़े होते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो अल्लाह पाक ने इंसान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही तजवीज़ किया होता है। अगर आपका कुछ पास पे नहीं पास हो रहे तो इसमें भी अल्लाह पाक की कोई बेहतरी होगी, इसमें भी अल्लाह पाक की कोई भलाई होगी। क्या पता अल्लाह पाक ने आपके लिए इससे भी कोई चीज़ बेहतर रखी हो जो आपको नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हो। एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक मुस्लिम बादशाह था तैमूर। तो तैमूर ने बरसग़ीर पाक हिंद पे तकरीबन 17 हमले किए थे, और उन 17 हमलों में उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन वो एक दिन गार में बैठा था और वो देख रहा था कि एक चिमटी है, वो दीवार पे चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। तो चिमटी ने 17 अटैम्प्ट्स की थी, और 17 अटैम्प्ट्स करने के बाद 18वें अटैम्प्ट्स पे चिमटी दीवार पे चढ़ गई थी। तो अगर फिर तैमूर को उसी से हौसला मिला, उसने 18वें अटैम्प्ट किया और उसने बरसग़ीर पाक हिंद को फ़तह कर लिया। तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें अपनी मोटिवेशन को लूज़ नहीं, अटैम्प्ट्स करते रहें। लेकिन ये भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मोमिन बार बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अगर हम फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो उस गलती को हमने ढूंढना है। जितनी जल्दी हम उस गलती को ढूंढेंगे, ये मैं नहीं बता सकता कि आप कौन गलती कर रहे हैं, ये कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। ये गलती आप ही को ढूंढना होगी, आपको बैठना होगा, आप अकेले बैठें, सोचें,
आप अपनी बुक्स के बारे में सोचें, आप अपनी टाइमिंग के बारे में सोचें, आप अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचें। आप सोचें कि आपकी गलती क्या है, इंशाल्लाह कोई ना कोई जवाब आपको मिल जाएगा। जब आप गौर व फ़िक्र करते हैं, अल्लाह पाक भी कहता है कि कुरान में तकरीबन 70 मरतबा गौर व फ़िक्र करने की वो है। अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो कुरान में मतलब बार बार गौर व फ़िक्र करने की तजवीज़ दी। तो आप गौर व फ़िक्र करें आपका एग्ज़ाम क्यों फ़ेल हो रहा है, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी पास हो जाएगा। और डिमोटिवेट ना हों, अल्लाह पाक करम करने वाला है, अल्लाह पाक पे यकीन रखें, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अगर हमारी माँ हमें दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी, मुसीबत में नहीं दे सकती, वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, तो अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमें कैसे तकलीफ़ परेशानी में देख सकता है। तो कभी अपनी मोटिवेशन को डिमोटिवेट ना होने दें, कभी किसी दूसरे को ये ना कहने के मौका ना दें कि हाँ आपका पार्ट 1 पास नहीं हुआ है, आप क्या कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, फ़लाँ हैं, ढिकाना हैं। तो इस पे कभी भी फोकस ना करें। जो कुछ भी कहता है, आपकी ज़िंदगी के अपने गोल्स हैं, आपने खुद अपने लिए जीना है, अपने लिए सब कुछ करना है। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने गोल्स को सामने रखें, अपने टारगेट्स को सामने रखें, उनको अचीव करें, किसी कान पे ना धरें। एक कान से सुनी दूसरे से गई। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊँगा रफ़ी के बारे में, कि रफ़ी को किस तरह पढ़ना है और उसको किस तरह हैंडल करना है विद इन शॉर्ट टाइम, और उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट लेना है। तो वो वीडियो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर तकरीबन हम मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।